नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जहर का घूंट, जिसे लिखा है सुधीर कुमार जी ने। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहर का घूंट। मधु का आवाज देते हुए निखिल जैसे घर में दाखिल हुआ, अनीता को वहां बैठा देखकर उसके होश उड़ गए थे। अनीता माँ और पिताजी के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रही थी मानो कब से उन्हें जानती हो। निखिल की आंखें मधु को ढूंढ रही थी। मधु वहां नजर नहीं आ रही थी। निखिल ने गुस्से से अनीता से पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? अनीता बोली, बहुत दिन हुए, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके दफ्तर गई थी। वहां जाकर पता चला कि आप घर जा चुके हैं, इसलिए आपसे मिलने यहाँ चली आई। दफ्तर से आपके घर का पता मिल गया। बधाई हो आपको। सुना है कंपनी आपको विदेश भेज रही है। अनीता की बातों से निखिल का गुस्सा और तेज हो गया। विदेश जाने की बात वह खुद अपने परिवार को देना चाहता था। घर में सबका मुंह मीठा करवा कर वह यह खुशखबरी देगा, ऐसा सोचकर निखिल ऑफिस से लौटते हुए मिठाई लेने चला गया था। इसी कारण उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई थी। अनीता का इस तरीके से घर तक चले आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो ऐसा कर सकती है, इस बात का निखिल को जरा भी अंदाजा नहीं था। इससे पहले कि निखिल अनीता को वहां से चले जाने के लिए कहता, मधु चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने निखिल से कहा, अरे आपने अनीता जी के बारे में कभी बताया नहीं कि आपके पुराने दफ्तर में ये आपकी सहायक थी। निखिल समझ गया था कि अनीता ने अपना यही परिचय दिया होगा। उसने मधु से कहा, हाँ, कभी मौका ही नहीं मिला, परंतु तुम यह सब छोड़ो और अपना मुंह मीठा करो। मधु ने पूछा, मुंह मीठा किस खुशी में? बताता हूँ। उसने माँ और पिताजी के पैर छुए, फिर बताया कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहिए। पिताजी ने निखिल से पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है बेटा? मुझे एक नए प्रोजेक्ट के साथ वहाँ भेजा जा रहा है पिताजी। जब तक वह पूरा नहीं होता, वापस आना नहीं होगा। माँ बोली, अगर ऐसी बात है तो बहू और रिया को भी तू अपने साथ ले जा। इतने दिन तक ये लोग तेरे बिना कैसे रहेंगे? अनीता यह सब सुनकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। मधु ने सबको टोकते हुए कहा, यह सब बातें हम बाद में कर लेंगे। अनीता जी पहले बार हमारे घर आई हैं, इनको चाय नाश्ता तो करने दो। मधु ने जब ऐसा कहा तो अनीता जाने के लिए तुरंत उठ खड़ी हुई। बोली, नहीं नहीं, फिर कभी। अब तो मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। लेकिन मधु ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा लिया। बोली, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं बिना कुछ खाए पिए आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करिए, निखिल आपको घर छोड़ाएंगे। चाय नाश्ता होने के बाद मधु के कहने पर निखिल अनीता को छोड़ने चला गया था। अनीता के जाते ही माँ जी ने मधु से कहा, बहू, मुझे ये अनीता कुछ ठीक नहीं लगती। देखा नहीं निखिल से कैसे बातें कर रही थी? मधु हंस पड़ी, बोली, अरे नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। दोनों ने काफी समय साथ में काम किया है ना, इसलिए दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन ही गया होगा। माँ जी ने मधु से कहा, तुझे आज तक किसी में कोई बुराई दिखी है जो इस अनीता में दिखेगी? अनीता को घर छोड़कर आने के बाद में निखिल थोड़ा परेशान सा लग रहा था और घर आकर सीधा ही अपने कमरे में चला गया। मधु खाना खाने के लिए उसे बुलाने गई तो देखा निखिल अपने कमरे की दीवार पर लगी मधु और रिया की तस्वीर को बड़े ध्यान से निहार रहा था। मधु ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? चलिए खाना खा लीजिए। निखिल ने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया और उसे पूछा, मधु, सच बताओ, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मधु ने हंसते हुए कहा, नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और आप मुझे चिढ़ाने के लिए ही ये सब सवाल बार बार पूछते रहते हैं। अब चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ। मधु के जाने के बाद निखिल सोचने लगा, मधु मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास करती है। मेरी इतनी बड़ी भूल को मधु स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे जिस दिन भी पता चलेगा तो उसके विश्वास की धज्जियां उड़ जाएंगी, पूरी तरह से टूट जाएगी वह। अपनी इस भूल का सुधार मैं कैसे कर पाऊंगा, पता नहीं। थोड़ी देर बाद निखिल फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आकर बैठा। उसने मधु से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या मधु? पिछले 16 वर्षों से आपके खाए बिना मैंने कभी खाया है जो आज खा लूंगी? उसने खाने की थाली परोस कर निखिल के सामने रख दी थी।
थाली देखकर निखिल ने कहा, अरे वाह, मेरे पसंद की चावल की खीर और पूरी। पर किस खुशी में? आपकी सफलता की खुशी में। और क्या? विदेश जाकर काम करने का आपका सपना आप कितने दिनों से देख रहे थे? कितने सालों से? निखिल ने मधु से कहा, तुम सच में मुझे इतने अच्छे से समझती हो? मेरे बिना कहे ही मेरे मन की हर बात को महसूस कर लेना, जैसे कि तुम्हारी आदत ही बन गई है। ना जाने क्यों, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ मधु। तुम सच में बहुत ही खास हो। तुमने सही माने में मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया है मधु। कितनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करिए। अपनी तारीफों से मेरा पेट भरने का इरादा है क्या? निखिल ने कहा, तुम बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारी थाली परोस कर देता हूँ। मधु ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो खीर की मिठास और बढ़ जाएगी। माँ और पिताजी बेटे बहू की इस हंसी ठिठोली को दूर से ही देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। अगले दिन निखिल दफ्तर से लौटा तो उसने देखा घर में माँ, पिताजी और मधु के बीच में बहस छिड़ी थी। निखिल की इच्छा थी कि मधु और रिया भी उसके साथ विदेश जाएं, और निखिल की इच्छा देखकर माँ पिताजी भी इस बात के लिए जिद किए बैठे थे। पर मधु ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। निखिल ने प्रस्ताव रखा था कि माँ पिताजी के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख देंगे। माँ पिताजी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, पर मधु ने इस बात का पूरा विरोध करते हुए निखिल से कहा था, इस उम्र में माँ और पिताजी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंपूंगी। पिताजी की तबीयत तो अक्सर ही ऊपर नीचे होती रहती है। रिया की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है, और आपके वापस लौटने का कोई समय भी तो निर्धारित नहीं है। इसलिए आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैं और रिया यहीं रहेंगी, माँ पिताजी के साथ, और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहकर मधु ने जैसे सबको चुप ही करवा दिया था। माँ पिताजी मन ही मन सोचकर खुश हो रहे थे कि आज के जमाने में मधु जैसी बहू मिलना उनके किसी अच्छे काम का ही पुण्य होगा। निखिल के जाने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, मधु उसके जाने की तैयारी में जुटी जा रही थी। निखिल के साथ रखने के लिए उसने बहुत सारा नाश्ता घर पर ही तैयार कर लिया था, और बार बार निखिल से कह रही थी, मुझे तो आपके खाने पीने की चिंता लगी रहती है। देखते ही देखते निखिल के जाने का दिन भी आ गया था। निखिल ने माँ और पिताजी का आशीर्वाद लिया, रिया को गले से लगाया और मधु से अपना और सबका ख्याल रखने के लिए कहा और उसकी चिंता न करने की हिदायत भी दी। निखिल के जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत और उदास सा हो गया था। रिया भी मुंह उतार के बैठी थी। माँ पिताजी का मन भी बहुत उदास था। बुढ़ापे में बेटे को खुद से दूर करना किसी भी माता पिता के लिए दिल पर पत्थर रखने जैसा ही तो होता है। दुख तो मधु को भी था। शादी के इतने सालों में ये पहला ही मौका था जब वह निखिल से इतने समय के लिए दूर हुई थी। माँ पिताजी का सोचकर उसने निखिल के साथ जाने से इनकार तो कर दिया था, पर अपनी पीड़ा वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। घर का माहौल ठीक करने के लिए मधु ने ऐलान कर दिया था कि आज रात को डिनर के बाद हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। कोई बहाना नहीं बनाएगा। रात को बाहर से आने के बाद सबका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन निखिल का फोन भी आ गया था। वह खैरियत से पहुंच गया था। माँ पिताजी को तसल्ली हो गई थी। निखिल के जाने के लगभग 2 महीने बाद अचानक एक दिन मधु को एक फोन आया, और वह किसी को बिना कुछ बताए भागती हुई घर से निकल गई थी। मधु को घर से गए काफी समय बीत चुका था। पिताजी दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे और उसकी राह देख रहे थे। लगभग 2 घंटे के बाद अचानक एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। मधु घर आ गई थी। पिताजी ने उसके अंदर आने की भी प्रतीक्षा नहीं की थी और उससे पूछा, कहाँ चली गई थी बेटी? चिंता के कारण तेरी सास का बुरा हाल है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है पिताजी। मधु बहुत ही संक्षिप्त जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद उसने माँ जी से कहा, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा माँ जी, थोड़ा समय लग सकता है। मैं खाना बना कर रख जाऊंगी, आप लोग खाना खा लेना। रिया को भी मैंने समझा दिया है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया और अपने पास बिठाकर उससे बोली, क्या बात है बेटी? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तेरे चेहरे की रंगत उड़ा दी है? सुबह भी तूने कुछ नहीं बताया। बोलने बताने से मन हल्का हो जाता है बेटी, और समस्या का समाधान भी निकल आता है। ऐसा जरूरी नहीं है माँ जी। कुछ समस्याओं का तो कोई अंत नहीं होता है और ना ही कोई हल निकलता है।
वे जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहती है। मधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ माँ जी। फिर अपने कमरे में आकर मधु भी लेट गई थी। पर आज की रात काटना उसके लिए कितना भारी था, ये किसी को पता नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी उसे करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर तैयार कर दिया था। घर से निकलने के पहले वह माँ और पिताजी के पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, मेरे पीछे अगर निखिल का फोन आए तो उनसे कुछ मत कहिए। मधु के जाने के बाद माँ और पिताजी सोच रहे थे, इतने सालों में मधु को इतना परेशान कभी नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो मधु किसी को नहीं बताना चाहती थी। रात को मधु घर लौटी तो अकेली नहीं थी, उसके साथ 10-11 साल का एक लड़का भी था। माँ जी ने उसको देखते ही मधु से सवाल किया, ये किसका बच्चा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको देखते ही लगा मानो निखिल का बचपन लौट आया है। माँ जी के इन शब्दों ने मधु के कानों में जैसे जहर घोल दिया था। उसने माँ जी से कहा, ये अभिषेक है, मेरी एक बहुत ही खास सहेली का बेटा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मरते समय इसकी जिम्मेदारी मेरी सहेली मुझे सौंप गई है। माँ जी, अभिषेक अब हमारे साथ ही रहेगा। और इसके पिता? मधु ने कहा, इसके पिता कोई गैर जिम्मेदार इंसान ही होंगे जिन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। माँ जी ने मधु से कहा, पर बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार निखिल की राय तो ले लेती, थोड़ा अच्छा होता। अगर उसे कोई ऐतराज हुआ तो? मधु बोली, क्यों माँ जी, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती? निखिल से भी इस बारे में बात करना मैंने जरूरी नहीं समझा है। उनके वापस आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। मधु ने अपनी बात जारी रखी, और अगर आपको और पिताजी को अभिषेक को यहाँ रखने में कोई ऐतराज हो तो कह दीजिए माँ जी। माँ जी ने मधु से कहा, कैसी बात कर रही है बेटी, हमें पता है कि तू कभी कोई गलत फैसला लेगी ही नहीं। मधु ने अभिषेक का दाखिला रिया के स्कूल में ही करवा दिया था। अभिषेक के आने से घर का वातावरण बदल चुका था। माँ और पिताजी का समय दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छे से गुजर रहा था। पिताजी की भी तबीयत में काफी सुधार आ गया था, लेकिन इस सब के बीच में मधु की खामोशी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसे सिर्फ निखिल के वापस आने का इंतजार था। समय अपनी गति से भाग रहा था। रिया और अभिषेक युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पूरे 7 वर्षों के बाद निखिल आज घर वापस लौट रहा था। माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना न था। रिया भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावली थी, लेकिन मधु के चेहरे पर उत्साह और खुशी की जगह अनगिनत सवालों की छाप थी। पिताजी के इंतजार में बैठी रिया दरवाजे की घंटी बजते ही झट से उठकर दरवाजा खोलने के लिए भागने वाली थी कि मधु ने उसे रोक लिया। बोली, तुम अपने कमरे में जाओ, और जब तक मैं न बुलाऊं तुम और अभिषेक बाहर मत आना। मधु के इस बर्ताव से माँ और पिताजी को आने वाले किसी तूफान की आशंका हो रही थी। मधु ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने निखिल को खड़ा देखकर उसकी आंखों में गुस्से का उबाल आ गया, पर उसने खुद को किसी तरह संयत किया। निखिल ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला ली थी, जिसे मधु ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। मधु दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। निखिल अपना सामान लेकर अंदर आया। माँ और पिताजी उसे देखकर उठ खड़े हुए। इतने सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रही थी। माँ पिताजी से मिलने के बाद निखिल ने मधु से पूछा, रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है? तुमने उसे बताया नहीं था क्या कि मैं आज आने वाला हूँ? कहाँ चली गई वह? मधु ने कहा, वो अपने कमरे में ही है। निखिल रिया से मिलने के लिए उस कमरे की ओर बढ़ा ही था कि मधु ने उससे कहा, रुक जाइए, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने से रोक रही हो? आपके लिए तो 7 साल पहले भी यह बात जरूरी नहीं थी, इसीलिए तो अपनी गलतियों से मुंह छिपाकर भाग गए थे। माँ जी ने मधु को चिल्लाते हुए कहा, बहू, इतने साल बाद तेरा पति घर लौटा है, ये क्या तरीका है उससे बात करने का? फिर आप ही पूछिए माँ जी अपने बेटे से कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें अपने ऑफिस में सिफारिश करके घूस देकर विदेश जाने का अवसर हासिल करना पड़ा। कौन सा प्रोजेक्ट 7 वर्षों तक चलता है? क्यों इन 7 वर्षों में ये एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? पूछिए माँ जी आप। पिताजी आप पूछिए, शायद ये आपको सच सच बता दे। आपका आदर्श बेटा है ना। मधु ने आज सारी मर्यादाओं को किनारे कर दिया था। उसने माँ पिताजी से कहा, आपका बेटा अपनी काबिलियत पर विदेश नहीं गया था, अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए गया था, और उस गलती का नाम है अनीता। मधु,
माँ जी ने डांटते हुए कहा। हाँ माँ जी, उस दिन जो फ़ोन आया था ना और मैं आप लोगों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, वह अनीता का ही फ़ोन था। वह अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और अपने बेटे की फ़िक्र ने उसे मजबूर कर दिया था मुझे फ़ोन करके बुलाने के लिए। मरने से पहले उसने निखिल और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई मुझे बताकर मुझसे माफ़ी मांगी और उसी ने मुझे बताया कि कैसे निखिल ने अपने ऑफिस के एक सहयोगी को मिलने वाला विदेश जाने का अवसर पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया था। मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी थी कि अभिषेक को उसके पिता का नाम और साथ मिल जाए। अभिषेक मेरी किसी सहेली का बेटा नहीं है, वह निखिल और अनीता के नाजायज रिश्ते की निशानी है। आपको याद है माँ जी, अभिषेक को पहली बार देखकर आपने क्या कहा था? अभिषेक को देखकर आपको निखिल का बचपन याद आ गया था ना? आपके वे शब्द हर पल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। पिछले 7 वर्षों में जिस दर्द और पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, उसकी चुभन सिर्फ मैंने महसूस की है माँ। मैं खुद जलती रही, पर आपके और पिताजी के नज़रों में मैंने निखिल को गिरने नहीं दिया। रिया के लिए उसके पिता का मान-सम्मान कम नहीं होने दिया। माँ और पिताजी यह सब सुनकर मधु के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। निखिल एक अपराधी की तरह निःशब्द होकर मधु के सामने लाचार सा खड़ा था। मधु रिया और अभिषेक को उनके पिता से मिलवाने के लिए बुलाने जा ही रही थी और सोच रही थी कि शादी के बाद विदाई के वक्त माँ ने ये तो समझाया था कि जीवन संगिनी का सफर बहुत कठिन होता है, पर ये बताना भूल गई थी कि इस सफर में धोखे भी मिलेंगे और जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। फिर कुछ सोचकर मधु ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और अपने बच्चों की कमरे की तरफ बढ़ गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी जहर का घूंट। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक करके बताइएगा ज़रूर और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या मधु को अपने पति के साथ विदेश चले जाना चाहिए था या अपने सास ससुर के साथ रुककर सही किया? मधु को अभिषेक को अपने घर में लाना चाहिए था या नहीं? निखिल का इस तरह मुंह छुपाकर विदेश निकल जाना कहाँ तक उचित है? ये उसकी कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।